एक कहानी यह भी पाठ मनु भंडारी द्वारा लिखा आत्मपक्ष शैली में आत्मकथ्य है। इस पाठ में लेखिका ने उन व्यक्तियों तथा घटनाओं के विषय में बताया है जो उनके जीवन की पृष्ठभूमि में रहे। इन्हीं के चित्रण में लेखिका ने आज़ादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाकर यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से वे साधारण से असाधारण व्यक्तित्व वाली लड़की बन गई। अजमेर से जुड़ी यादें। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन मन मस्तिष्क में स्मृतियों का घरौंदा अजमेर का था, जहां ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में वे अपने परिवार के साथ रहती थी। घर की ऊपर की मंजिल में उनके पिता अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों से घिरे रहते थे तथा उसके नीचे उनकी व्यक्तित्वहीन माँ, जो अपनी संतान और अपने पति की इच्छाओं में सदैव तत्पर नजर आती थी। अजमेर से पहले उनके पिताजी इंदौर में थे। वे वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। राजनीति तथा समाज सुधार से जुड़े रहते थे। उन्होंने 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया था, जिनमें से कुछ ऊंचे ओहदे पर प्रतिष्ठित हुए थे। अपनी खुशहाली के उन दिनों में वे बेहद दरिया दिल माने जाते थे। वे एक तरफ कोमल संवेदनशील थे तो दूसरी तरफ क्रोधी और अहमवादी भी थे। आर्थिक हानि से बिगड़ती दशा। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण लेखिका के पिता इंदौर से अजमेर आ गए थे। वहां उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। अपनी तरह के पहले और अकेले इस शब्दकोश को यशमान तो बहुत मिला, किंतु अर्थ नहीं। आर्थिक तंगी ने उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ कर रख दिया और वे अहमवादी थे, इसीलिए अपने बच्चों से अपनी आर्थिक परेशानियां नहीं बांटते थे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, प्रतिष्ठित होने के बाद हाशिए पर आ जाना उनसे सहन नहीं होता था। यही छटपटाहट क्रोध बनकर के सदैव ही माँ को डराती रहती। अपनों से विश्वासघात जैसी चोटें खाकर लेखिका के पिता अपने शक की चपेट में अपनी संतान को भी ले लेते थे। पिता के व्यक्तित्व का लेखिका पर प्रभाव। लेखिका पितृगाथा के माध्यम से यह बताना चाहती है कि पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी खूबियाँ तथा कमियाँ लेखिका के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। लेखिका बचपन से दुबली पतली तथा मरियल थी। उनका रंग काला था। उनकी बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी, स्वस्थ तथा हंसमुख थी। उनके पिता दोनों बहनों दोनों की तुलना में सुशीला को श्रेष्ठ मानते थे, जिससे मनु जी के मन में हीन भावना की ग्रंथि पैदा हो गई। यही कारण है कि लेखकीय उपलब्धियों पर भी वे भरोसा नहीं कर पाती थी। नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने पर भी वे संकोच में ही गड़ी रहती थी, क्योंकि हीन भावना के कारण उन्हें सब कुछ तुक्का सा लगता था। होश संभालने के बाद लेखिका ने देखा कि जिन पिताजी से उनका वैचारिक टकराव चलता था, वे कुंठाओं, प्रतिक्रिया, प्रतिछाया आदि अनेक रूपों में उनके हृदय के अंदर विद्यमान है। पिताजी से ठीक विपरीत उनकी माँ, जो धरती से ज्यादा धैर्यवान और सहिष्णु थी, लेकिन उनका त्याग तथा सहनशीलता कभी भी लेखिका का आदर्श न बन सका। लेखिका के समय पर पड़ोस कल्चर का प्रभाव। अपने बचपन में भाई बहनों के साथ लेखिका ने अनेक प्रकार के खेल खेले। उस समय लड़कियों का दायरा घर तक सीमित था, जो लड़कों की गतिविधियों का दायरा घर से बाहर भी था। तब घर का अर्थ मोहल्ला था, किंतु आजकल महानगरीय जीवन में अपनी जिंदगी खुद जीने के आधुनिक दबाव के कारण महानगरों के फ्लैट में रहने वाले इस परंपरागत पड़ोस कल्चर को छोड़ने के कारण असहाय, असुरक्षित तथा संकुचित हो गए हैं। लेखिका की आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। उनके महाभोज उपन्यास में अनुकूल परिस्थितियां पाते ही दास साहब का आ जाना लेखिका के लिए आश्चर्य का विषय है। लेखिका को पहली बार वजूद का एहसास। पारिवारिक दृष्टिकोण के अनुसार विवाह की अनिवार्य योग्यता 16 वर्ष
तथा शिक्षा में मैट्रिक पाने पर मन्नू की बड़ी बहन सुशीला के विवाह होने तथा दोनों बड़े भाइयों के द्वारा आगे की पढ़ाई हेतु बाहर जाने पर लेखिका के पिता ने पहली बार उनकी तरफ ध्यान दिया। उन्होंने रसोई को बठियार खाना कहकर लेखिका को उससे दूर रखने का प्रयास किया और घर में होने वाले राजनीतिक पार्टियों के जमावड़ों में होने वाली बहसों को मन्नू जी को बैठकर सुनने के लिए कहा। यह ऐसा समय था जब पूरे देश में सन 1942 के आंदोलन के बाद देश के लोगों में खून खौल रहा था। मन्नू जी बिना किसी खास समझ के उन बहसों को सुनती, उन्हें क्रांतिकारियों एवं शहीदों की कुर्बानियां रोमांचित करती थी। शीला अग्रवाल से संपर्क। सन 1945 में फर्स्ट ईयर में आ जाने पर कॉलेज की हिंदी प्राध्यापिका से उनका परिचय हुआ। उन्होंने लेखिका को साहित्य के संसार में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, जिससे लेखिका की दुनिया शरदचंद्र प्रेमचंद से बढ़कर जनेंद्र, अज्ञे, यशपाल तथा भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। जनेंद्र की लेखन शैली ने प्रभावित किया। अज्ञे जी का नदी के द्वीप पढ़ने के बाद शेखर जी की एक जीवनी पुनः पढ़ा। जनेंद्र जी का त्याग पत्र, भगवती जी का चित्रलेखा पढ़ा। शीला अग्रवाल के साथ साहित्यिक बहसें की। उनकी प्रेरणा से घर की चार दीवारी छोड़कर के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। सन 1946-47 में प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था। ऐसे में युवा वर्ग उन्माद में भरकर उससे जुड़ रहा था। लेखिका द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाते ही उनके पिताजी ने घर में बवंडर मचा दिया। उनके द्वारा दी गई आज़ादी सिर्फ यही थी कि लेखिका उनकी उपस्थिति में घर आए लोगों के बीच बैठे उठे, किंतु बाहर निकलकर नारे लगाने, जुलूस में भाग लेने में रुचि लेने लगी, जो पिताजी के लिए असहनीय था। तब से उनके साथ टक्कर लेने का सिलसिला शुरू हुआ और जो राजेंद्र यादव से विवाह तक चलता रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना लेखिका के पिता के जीवन की धुरी थी कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। इसी कारण लेखिका एक बार उनके क्रोध से बच गई। कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनकी गतिविधियों से तंग आकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की, पर लेखिका के पिता अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार करने के उद्देश्य से लेखिका के पिताजी को कॉलेज बुलाया। पत्र पढ़ते ही वे लेखिका पर आग बबूला हो उठे। प्रिंसिपल ऑफिस में जाना उन्हें अपमानजनक लगा था। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। जैसे वाक्य बोलते हुए वे चले गए। उनके लौटने पर जो कहर बरपेगा, उससे बचने के लिए लेखिका पड़ोसी मित्र के यहाँ चली गई और वहाँ से कह दिया कि लौटने पर जब गुबार निकल जाए तो मुझे बुला लेना। माँ ने आकर बताया कि वे तो खुश हैं। लेखिका को विश्वास न हुआ। लौटने पर उसने पाया कि पिताजी प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, सारे कॉलेज की लड़कियां मन्नू के इशारों पर कक्षाएं छोड़कर बाहर आती हैं और नारे लगाने लगती हैं। तुम 3 लड़कियों के कारण कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है। प्रिंसिपल का आग्रह है कि मैं तुम्हें घर बिठा लूं, किंतु मैंने कह दिया कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पिताजी गदगद स्वर में यह सुनाते रहे और लेखिका आवाज थी। ऐसे ही दूसरी घटना आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में हुई। सभी स्कूलों कॉलेजों के लिए हड़तालों का आह्वान था, जो नहीं कर रहे थे। छात्रों का दल जा जाकर हड़तालें करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हुआ। भाषणबाजी हुई। इसी बीच पिताजी के दकियानूसी मित्र ने घर आकर उनकी लू उतारी। मन्नू जी द्वारा हड़तालें करवाने की निंदा की। पिताजी से यहाँ तक कह दिया कि आपको मान इज्जत आबरू का भी ख्याल नहीं है। उनके जाने के बाद पिताजी सारा दिन क्रोध में भरे रहे। इस सत्य से बेखबर लेखिका रात होने पर लौटी तो पिताजी ने बेहद अंतरंग मित्र डॉक्टर अंबालाल जी ने गर्मजोशी से मन्नू जी का स्वागत करते हुए उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। जैसे कथन सुनकर पिताजी के चेहरे का संतोष घरों में बदल गया। लेखिका सोचती है कि उस उम्र में क्या भाषण रहा होगा जिसकी इतनी प्रशंसा की गई है। यह तो अंबालाल जी का प्रेम था।
यह कहें कि इतने साल पूर्व अजमेर के मुख्य चौराहे पर बिना संकोच के धुआंधार बोलते चले जाने ही इसका मूल उद्देश्य रहा होगा। सत्य तो यह है कि लेखिका के पिता अंतर्विरोधों के बीच घिर रहे थे। एक तरफ विशिष्ट बनाने की इच्छा तो दूसरी तरफ सामाजिक छवि के प्रति सजगता, जबकि इन दोनों का रास्ता टकराहट का था। शीला अग्रवाल को नोटिस। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज का अनुशासन भंग करने तथा लड़कियों को भड़काने के आरोप में नोटिस समझाया गया। इस बात को लेकर मचने वाले बवाल से बचने के लिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका तथा उनकी 2-3 मित्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। उन्होंने बाहर रहकर भी इतना शोर मचाया कि अगस्त में 3rd ईयर खोलना पड़ा। सामने खड़ी हुई बड़ी खुशी के समक्ष यह खुशी बिला गई। यह बहुत बड़ी खुशी थी। 15 अगस्त 1947 की शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि अर्थात देश को आज़ादी मिल गई।